हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय कोमल। आज हम जी सेट का पेपर 2 का पार्ट 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं, जिसमें हमने पहले पेपर 2 का पार्ट 1 जिसमें हमने 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व इट आउट कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम वो कॉमर्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। होप आपने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देखिए तो आपकी उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी। उसमें जो शॉर्ट शॉर्ट जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन पेपर में हम हमेशा पूछे जाते हैं, वो कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि उस कंसेप्ट को आपको और डिटेल में समझना है, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उसको और बेहतरीन तरीके से थोड़ा डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 20 51. Health and education cess of 4% is payable on dash for the assessment year 2025 to 2026. ये assessment year है हमारा, और हमारा जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है, हेल्थ और एजुकेशन सेस है, वो 4% पेबल होता है। जनरली हम जानते हैं कि जो हमारी जो इनकम होती है, जो टैक्सेबल इनकम होती है, उसके बाद हमको हेल्थ और एजुकेशन सेस के लिए 4% हमें पे करना होता है। तो ये कब पे करना है? जनरली टोटल इनकम पर? जी नहीं। टैक्सेबल इनकम पर, इनकम टैक्स पेबल पर, कि इनकम टैक्स पेबल प्लस सरचार्ज? तो जनरली जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है, वो जो हमारा जो अमाउंट है, सपोज हमारी अमाउंट 50,000 रुपीज है, तो उसके ऊपर जो हमारा टैक्स होगा वो पे करना है, और प्लस हम जो सरचार्ज है वो पे करेंगे। जो 30% या जो परसेंटेज सरचार्ज होता है वो प्ले करेंगे, उसके बाद हम हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो टैक्स जो टैक्स है और जो सरचार्ज है, उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है, तो इधर आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि हेल्थ और इनकम टैक्स पेबल प्लस सरचार्ज। इनकम टैक्स पे करने का, उसके बाद जो सरचार्ज ऐड करेंगे, उस पे हमारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ इनकम टैक्स पेबल नहीं आएगा, प्लस सरचार्ज भी अगर हम चार्ज करेंगे, जो एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाता है अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो उस पे हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेस प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन. When consumers share a strong need that cannot be satisfied by an existing product, it is called negative demand, latent demand, डिक्लाइनिंग डिमांड, की इरेगुलेबल डिमांड। जनरली हमारे पास डिमांड अलग अलग टाइप की होती है। हमें कौन सी डिमांड पूछिए? कंज्यूमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ऐसी डिमांड को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसी डिमांड को हम लेटेंट डिमांड बोलेंगे। कैसे? पहले हम इन चारों डिमांड के बारे में समझते हैं। नेगेटिव डिमांड किसको कहते हैं? कि जो जो कंज्यूमर है उसको वो चीज पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वो काम करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे डेंटल ट्रीटमेंट, हमारी वैक्सीनेशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा इनकम टैक्स जो हमें फाइल करना है, ये हम करना चाहते हैं। जी नहीं, हमको किसी को भी ये पसंद नहीं कि वो अपना इनकम टैक्स फाइल करे, ऐसा कुछ भी। तो ये सब चीजें हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उस पर हमारा एक्सपेंस करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। लेटेंट डिमांड, लेटेंट डिमांड यानी हमें एकदम स्ट्रॉन्ग नीड है, वो चीज होनी ही चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि a car that runs forever without fuel. यस, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी कार हमारी बने जिसमें फ्यूल ना लगे। तो ऐसी कार हम चाहते हैं ना, क्योंकि रोज रोज कौन पेट्रोल का खर्चा करे। तो ये चीज हम डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी डिमांड मार्केट में होगी। तो इसको कहते हैं लेटेंट डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड ऐसी चीज है कि जो डिक्रीजिंग ओवर टाइम पे डिक्रीज होती रहती है। जैसे कि डीवीडी प्लेयर, अभी कोई डीवीडी प्लेयर यूज करता है? जी नहीं। लैंडलाइन टेलीफोन, जो अब जब मोबाइल के थे, फास्ट फॉरवर्ड जो जमाना आ गया, उसमें कौन लैंडलाइन टेलीफोन यूज करता है? पेजर डिवाइसेस, पहले जो पेजर चला करते थे, ये सारी चीजें अभी नहीं है, तो वो डिक्लाइनिंग डिमांड। पहले उसकी डिमांड थी, लेकिन अभी उसकी डिमांड नहीं है। इरेगुलर डिमांड, इरेगुलर डिमांड ऐसी डिमांड होती है जो कुछ सीजन में बहुत हाई होती है, कुछ सीजन में बहुत लो होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम ऐसी है कि डिमांड सीजन समर सीजन में बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन विंटर सीजन में उसकी इतनी डिमांड नहीं होती। अम्ब्रेलाज, रेनी सीजन में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन
आप जब अगर विंटर सीजन में अम्ब्रेला मांगोगे तो उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी, तो उसको कहते हैं इरेगुलर डिमांड। होप आपको ये चारों डिमांड के बारे में समझ में आ गया होगा। इस पे हम ये आंसर कर सकते हैं कि when consumers share a strong need that cannot be satisfied by an existing product से वो need satisfy नहीं हो रही, तो उसको हम बोल सकते हैं latent डिमांड। ठीक है, तो आपको नेगेटिव डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इरेगुलर डिमांड सबके बारे में पता चल चुका होगा। तो अगर आपको इन सारे ऑप्शन का जस्टिफिकेशन आएगा तो उसके बेस पे ही आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व इट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। What is minimum number of designated partner required in limited liability partnership? LLP में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो परमानेंट पार्टनर है, वो कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, इसके क्राइटेरिया रहते हैं। तो ये जानते हैं कि एलएलपी का जो एक्ट है वो 2008 में हुआ था, और उसकी जो मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है। तो हमें इधर क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो उसके लिए हमारे क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नंबर 54, विच वन इज नॉट अ ट्रेनिंग मेथड? ट्रेनिंग मेथड नहीं है, तो हमें ये जानना होगा कि इन चारों में से कौन सी ऐसी मेथड है जो ट्रेनिंग मेथड है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं अंडर स्टडी किसको बोलते हैं। तो अंडर स्टडी यानी अ ट्रेनिंग मेथड वेयर अ पर्सन लर्न्स बाय वर्किंग अंडर अ मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। अगर वो अपने जो मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय से अगर कुछ सीख रहा है, जैसे कि मैं मैनेजर से अगर कुछ उसका एम्प्लॉय सीख रहा है, तो उसको बोलते हैं अंडर स्टडी। वर्कशॉप के बारे में आप जानते हो, जनरली अगर कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए कोई ऐसा ट्रेनिंग मेथड अप्लाई किया है कंपनी ने, तो उसे बोलते हैं वर्कशॉप। रोल प्ले क्या होता है? पार्टिसिपेंट को अगर मुझे कोई एक अच्छे रोल के लिए, जैसे कि मुझे मैनेजर के लिए कोई एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, तो उसे वो रोल प्ले करने को देंगे। चाहे आप एक दिन ये रोल प्ले करके देखिए आप उसमें किस तरह से एडजस्ट होते हैं। ये एक ट्रेनिंग होती है कि आप अगर उस चीज को अगर फॉलो अप करोगे तो आप उस रोल को बहुत अच्छे से निभा पा सकोगे। तो पार्टिसिपेंट एक्ट आउट सिनारियोज टू प्रैक्टिस स्किल्स उसमें बहुत अच्छे से डेवलप हो, उसके लिए रोल प्ले का मॉडल होता है। ये भी एक ट्रेनिंग मेथड ही है। नाउ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मेथड नहीं है। क्यों? रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है, यानी रिक्रूटमेंट एक ट्रेनिंग मेथड नहीं है। तो अंडर स्टडी भी ट्रेनिंग मेथड है, वर्कशॉप में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, रोल प्ले इट इज ऑल्सो अ ट्रेनिंग मेथड, लेकिन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मेथड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा, 54 का आंसर बनेगा डी। नाउ कम टू 55। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन किससे प्रोवाइड करता है? जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, मार्जिनल इनकम की मार्जिनल कॉस्ट। जनरली हम कंट्रीब्यूशन कॉस्ट किससे कहते हैं? सेलिंग जो होता है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो उससे हमारे पास कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम क्या कहते हैं? देखिए पहले सब चीजों को समझिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किसको कहते हैं? जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जो डिडक्ट करने के बाद जो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट भी आप जानते हो कि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड बाद माइनस कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होगा। अगर एक मोर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको जो कॉस्ट लग रही है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। लेकिन मार्जिनल इनकम आएगा। कैसे मार्जिनल इनकम कैसे आएगा? जनरली हम किसको बोलते हैं? सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते तो कंट्रीब्यूशन आता है। और यानी ये जो कंट्रीब्यूशन है, सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और उसमें से अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करी तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो आएगा। ठीक है, तो हमारे ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे किसके लिए होता है? फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का जो जनरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंट्रीब्यूट होता है ये जो कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए इसको मार्जिनल जो एक्स्ट्रा इनकम है वो कही जाती है। इसीलिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मार्जिनल इनकम बिकॉज क्यों? इट रिप्रेजेंट्स द इनकम अवेलेबल टू कवर
फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट आर सब्सट्रैक्टेड। अगर आपको ये याद रह रहा है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं और उसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों के लिए जो हमारे पास अवेलेबल इनकम है, मार्जिनल इनकम है, वो है। इसीलिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या कौन सी इनकम बोला जाता है? मार्जिनल इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following is not an item of foreign portfolio investment? दो चीज होती है, एक तो फॉरेन पोस्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को अगर समझ में आएगा तो इन सब ऑप्शन को आप आराम से जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन FCCBS, इन्वेस्टमेंट इन GDRs एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब हम इन सबको समझेंगे, FPI को भी समझेंगे, FDI को भी समझेंगे, ये सब चीजें क्या है इनको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम FPI को समझते हैं। रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फिनेंशियल असेट्स, जो फिनेंशियल असेट्स है जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो हम स्टॉक्स में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी आप वहां जाकर आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिल रही है, जैसे कि मैंने फॉरेन में जाके कोई अपना बिजनेस सेटअप किया तो वो मेरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, और अगर मैंने फॉरेन के कोई बॉन्ड्स ले लिए, कोई सिक्योरिटीज ले ली तो वो मेरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। ठीक है, यही आंसर बनेगा। कैसे जॉइंट वेंचर? मैंने यहाँ पर एक बंदा है इंडिया का और एक बंदा है फॉरेन का, तो इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। फॉरेन में जाकर एक कंपनी ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, तो इसको हम बोलेंगे कि जॉइंट वेंचर है। तो हाँ, यही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इधर हमें पूछा है, नहीं है, नहीं है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आया? इन्वेस्टमेंट इन FCCB, FCCB का फुल फॉर्म पता होगी तो बता पाओगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, तो अब अगेन आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें, वो तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ये अगेन एक बॉन्ड्स है। तो अगर आप बॉन्ड्स, मेरे पास बॉन्ड्स है तो GDR आप में कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो वो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी आप सच एज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और इन सब कंपनीज के फिनेंशियल असेट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये भी FPI ही है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इन सब में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कौन सा FPI नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, क्योंकि वो FDI है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नंबर 57। Given below the four sets of observation, चार सेट्स दिए, 1 2 3 4, इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, पर विच सेट हैज द मिनिमम वेरिएशन? देखिए एक बात आप ध्यान से समझिए, एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि जो थोड़े लेंथी हो, जो आपको थोड़े टफ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन क्वेश्चन को थोड़ा आराम से एंड में अगर आप सॉल्व इट आउट करोगे और अगर आपको फॉर्मूला बन जाए, आपको याद होगा, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व इट आउट कर पाओगे। हाँ, इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत लेंथी होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश की जाती है, यही क्वेश्चन होता है जो आपको क्वालिफाई लेवल में लाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व इट आउट ना करो। आपको थोड़े से कॉमर्स में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे इस पेपर में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बने हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप आसानी से सिर्फ फॉर्मूला के बेस से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला है, समझिए क्या होता है। वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, वेरिएशन का फॉर्मूला ये है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये वेरिएशन का फॉर्मूला है। अब जो नंबर 1, वो जो उसके जो नंबर्स हैं, जो उसमें सैंपल्स है, जैसे 46 48 51 55 59,
इसको हम सबसे पहले x में से x बार, तो हमें x बार ढूंढना पड़ेगा, यानी मीन ढूंढना पड़ेगा। मीन कैसे ढूंढेंगे, हम सारी वो वैल्यूज का प्लस करके उसको डिवाइड बाय जितने नंबर से उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। तो इसका मीन है 51.8। अब हमें ये जो वैल्यूज है, जैसे 46 को फिर हमें मीन में से माइनस करना है, फिर सेकेंड वैल्यू 48 को मीन में से माइनस करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। इस तरह से हमने इनको माइनस करके इनका स्क्वायर कर दिया, सबको माइनस करके स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद इन सब का स्क्वायर करके हमें ये देखिए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गया। अभी हमने इधर अलग से सबको 5 से डिवाइड करने के बजाय हमने सबको प्लस करके एक ही बार 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। जनरली ये एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा है जिसमें आपको कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत बन सकती है, लेकिन इन्होंने कोशिश ऐसी की है कि आप पॉइंट के हिसाब से भी कुछ आंसर लिया है। तो इस तरह से हमने सेट नंबर 1 को चूज करा। देखिए ये सेट नंबर 1 का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से आपको सेट नंबर 2, 3 और 4 सारे का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप इस सेट को देखिएगा और इसके हिसाब से आप कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से मैंने सारे सॉल्व करे थे। तो सेट नंबर 1 का आंसर ये बन रहा है, 2 का 200 बन रहा है, 3 का ये और 4 का 2। इस तरह से ये चारों सेट के आंसर बन रहा है। तो हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा, हमें पूछा गया है कि कौन सा मिनिमम वेरिएशन है। तो मिनिमम वेरिएशन कौन सा है, जो 4 नंबर का सेट है। 4 नंबर के सेट का वेरिएशन कितना है, सिर्फ 2 वेरिएशन है। ठीक है, तो ये जो 2 वेरिएंस जो 4 नंबर का है वो आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएशन है और सब में इससे ज्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरह से और सेट को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नंबर क्वेश्चन 58। RRBs were established in the year। RRBs का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक। जो रूरल बैंक होती है, जो रूरल लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, उसको आरआरबीज बोलते हैं। उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975। कुछ ऐसे ईयर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, जैसे सेबी का है, फिर आरआरबी का है, इस तरह से नाबार्ड है। ये सब चीजों के आप एस्टेब्लिशमेंट ईयर जनरली हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपका थोड़ा पेपर बहुत आसान बन जाएगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस से होगी। आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज देखोगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज देखोगे, उसमें आपको समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको बहुत से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवाऊँ, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, और मैंने इस तरह से ही पीडीएफ फाइल अरेंज करी है कि पहले क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फिर आराम से बाद में आप आंसर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और ये सारी पीडीएफ, हाँ सॉरी, मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी मैंने प्रोवाइड कर दी, तो आप वहां पर भी जाकर ये देख सकते हैं। Move to 59. In securitization deal, which entity is responsible for issuing securities to investors? अब ये सिक्योरिटाइजेशन डील आपको समझनी होगी। इसके ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसर, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल और रेटिंग एजेंसी। तो हम पहले सिक्योरिटाइजेशन डील किसको बोलते हैं इसको समझते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये एक ऐसी, जैसे कि हमारे, जैसे कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक है और उसके पास कोई बंदा लोन लेने गया है। ठीक है, तो अगर उसके कोई, तो बैंक के पास तो कितने सारे लोन लेने वाले होंगे, कितने कितने सारे ना, हजारों लोग होंगे जो बैंक के पास लोन लेते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, वो जो लोन की अमाउंट है उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देती है। जो लोन की अमाउंट है वो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देती है और उसको ऐसे इन्वेस्टर्स को देती है जिनको एक्चुअल में पैसों की जरूरत है। ठीक है, जैसे ये मैंने सिक्योरिटीज वाली कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन को दे दी, ये जो हमारे जो अमाउंट है इसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके ऐसे इंस्टीट्यूशन को दे दी जिसको एक्चुअल में पैसों की जरूरत है। तब वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंक को इमीडिएट पैसे दे देगी। और वो जो एसपीवी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो बैंक लोन वाले बंदे हैं उनसे धीरे धीरे करके पैसे लेगी। यानी बैंक को इससे क्या फायदा होगा, इंस्टेंट इंस्टेंट लिक्विडिटी मिल जाएगी। और जो इस तरह से जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए ही, वो लोग स्पेशल पर्पस के लिए इनको अरेंज किए जाते हैं। तो जैसे कि आप समझिए, इधर से देखिए, फिनेंशियल असेट्स आर पुल्ड टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज
दिस सिक्योरिटीज आर देन सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स होते हैं कौन से, स्पेशल पर्पस व्हीकल को सोल्ड कर दिए जाते हैं। Special purpose vehicle is a separate legal entity created specifically for this transaction to isolate financial risk। जो हमारा financial risk है उससे mitigate करने के लिए, उसे कम करने के लिए SPVs बनाए जाते हैं जो इन्वेस्टर्स को वो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज दी जाती है। तो सिक्योरिटाइजेशन डील के लिए कौन सी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल। मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। An isopoint with infinite efficient techniques could imply। भाई मैंने isopoint कर्व आपको बहुत अच्छे से पार्ट 1 में समझा दिया है। तो isopoint कर्व इस तरह से बनता है जिसमें आपके इस तरह से आपके जो प्रोडक्ट होती है वो मूव करती है, और जो हायर आइसोपॉइंट कर्व होता है वो जो हायर होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, दोनों कभी भी टेंजेंट नहीं होते एक दूसरे को। और इस तरह से, और इसका शेप कौन सा आता है, कॉन्वेक्स। इस तरह का जो शेप बनता है वो कॉन्वेक्स होता है, और ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं। तो हियर इज द आंसर, बहुत आसान है, कॉन्वेक्स कर्व टू द ओरिजिन। तो आप समझते आइसो पॉइंट पे ही इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार बनते हैं। तो ये आइसो पॉइंट का टॉपिक तो आपको मस्ट याद रखना चाहिए, बहुत आसान है और इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। तो आप अगर उनको समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर पा सकेंगे, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। नाउ मूव टू 61। Which of these is least likely to be included in incremental cash flow for capital budgeting? कैपिटल बजटिंग है उसमें जो इंक्रीमेंटल कैश कौन से हैं, लिस्ट लाइकली, ध्यान से समझिए, लिस्ट लाइकली कौन से नहीं है या कौन सा कम है। तो ध्यान से समझिए, कॉस्ट सेविंग ड्यू टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी आती है, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वजह से जो हमारे पास जो हम कॉस्ट सेव करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट सेविंग ड्यू टू ऑटोमेशन। डेप्रिशिएशन टैक्स, डेप्रिशिएशन पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो ये बात सही है। संक कॉस्ट किसे बोलते हैं, द कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। संक यानी जो डूब गई है हमारी कॉस्ट, उसको संक कॉस्ट बोलते हैं। एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो हमें क्या पूछा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो नहीं है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कौन सी, देखिए कॉस्ट सेविंग ये आगे पीछे हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है कॉस्ट में, क्योंकि ऑटोमेटेशन में अगर हमारा टेक्नोलॉजी में हमें कुछ बेनिफिट मिला, डेप्रिशिएशन में भी अगर हमने टैक्स शील्ड लिया है तो इट इज ऑल्सो हमारा बेनिफिट है। लेकिन चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये भी हमारा बेनिफिट है। ठीक है, सम कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो ऑलरेडी डूब चुकी है, तो हम अब उसको वापस इनकर्ड नहीं कर सकते, वो हम रिकवर नहीं कर सकते। तो कौन सा लीस्ट लाइकली है, तो वो है संक कॉस्ट, ठीक है। मूव टू 62। The Mann-Whitney test is the non-parametric alternative test to the। जनरली 2 टेस्ट होते हैं, एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और एक तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। अब दोनों को समझते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा होता है, जैसे कि वो स्पेशली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन पैरामीट्रिक ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इंटरवल जैसे कि 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो जो इंटरवल और रेशियो ये पैरामीट्रिक फॉलो करता है, और जो नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है ये नॉन पैरामीट्रिक फॉलो करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नॉमिनल में क्या आएगा, नॉमिनल में सिर्फ डायरेक्ट आपकी जो कैटेगरी होती है जैसे कि गर्ल बॉय, ये सब चीज आप नॉमिनल में आएंगे। और ऑर्डिनल में क्या आएगा, जो ऑर्डर्स होंगे, रैंक्स होंगे, वो ऑर्डिनल में आएंगे। इंटरवल जो 2 के बीच में जो इंटरवल होता है जो सेम होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं वेट बोल सकते हैं, ये सब चीज इंटरवल में आएगी। और रेशियो में ट्रू जीरो यानी पूरा जीरो भी आता है, वो रेशियो में आता है। और इंटरवल में क्या आता है, आर्बिटरी जीरो आता है। ये चीज थोड़ी सी आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इंटरवल में आर्बिटरी जीरो आता है, रेशियो में ट्रू जीरो आता है, ठीक है। तो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और जो इंटरवल और रेशियो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट है।
यूजुअली सुटेबल फॉर लार्ज सैंपल्स, अगर लार्ज सैंपल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके लिए पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन स्मॉल सैंपल के लिए जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसके लिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट कंपेयर मीन्स मीन को कंपेयर करते हैं, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मीडियंस रैंक्स क्योंकि ऑर्डिनल आ रहा है उनको कंपेयर करते हैं। ये उनके एग्जाम्पल जरूर से याद रखेगा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, पियर्सन कोरिलेशन, ये पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है। लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट, मैन बेटे टेस्ट, विलिकॉक्सन रैंक टेस्ट, क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये सारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। इन सारे पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ ऐसे वर्जन, इन सारे पैरामीट्रिक टेस्ट के इक्विवेलेंट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो अगर हम वो पैरामीट्रिक टेस्ट यूज नहीं करें तो उसके बदले हम कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, तो वो ये थोड़ा एक आपको चार्ट याद रखना है कि अगर हम पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं यूज कर सकते तो उसके बदले कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। तो वो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, मैन बेटे टेस्ट के बदले यूज किया जाता है। अगर हमको विलिकॉक्सन साइन टेस्ट लगाना है तो पैटी टेस्ट के बदले हम वो लगा सकते हैं। वन वे अनोवा के लिए क्रिस्टल वॉलिस और रिपीटेड मेजर्स अनोवा के लिए फ्रिडमैन टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन के लिए स्पीयर्समैन रैंक। देखिए ये दोनों आप याद आसानी से रख सकते हो, पियर्सन कोरिलेशन है तो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। मैंने इसका याद रखा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एम, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का मैन वेटनी टेस्ट आई एम, पैटिटिस का विलिकॉक्सन पीडब्ल्यू, वन वे अनोवा का क्रिस्टल वॉलिस। ये देखिए ये बहुत ज्यादा आते हैं तो आप इनके थोड़े से वो याद रखिए कि इंडिपेंडेंट का आई है पीडब्ल्यू और ओके, ये इसके शॉर्ट फॉर्म मैंने इस तरह से याद किए थे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो हमें क्या पूछा गया है, मैनवेट है तो मैनवेट नहीं आई एम इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का मैनवेट नहीं टेस्ट होता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 63, who has developed present value of future earning model of human resource accounting। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस आप आइडेंटिफाई, मेजर और रिपोर्टिंग करते हैं वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपकी कंपनी में जो ह्यूमन एम्प्लॉय है वो उसके ऊपर आपने क्या कॉस्ट अप्लाई करी, वो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या हम उस पर ट्रेनिंग का और इस तरह से क्या हम खर्चा कर रहे हैं, ये सब चीज का जो अकाउंटिंग होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, ये एक मॉडल है एचआरए का कि प्रेजेंट वैल्यू अभी उसकी वैल्यू क्या है, अगर उसे फ्यूचर में वो क्या कितना हमको बेनिफिट देगा, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। और ये किसने फाइंड इट आउट करा था, लेव एंड स्क्वार्ट्ज ने, ठीक है। लेव और स्क्वार्ट्ज ने ये वाला मॉडल फाउंड किया था। Move to question number 64. Which of the following factors motivates the companies to undertake CSR activity? CSR activity का अगेन क्वेश्चन आया, आगे हमें पूछा था CSR किसको मैंडेटरी है, तो उसकी हमने कुछ कंडीशंस याद करी कि 2% हमको स्पेंड करना है CSR एक्टिविटी पे। तो CSR एक्टिविटीज के लिए कंपनी किसको मोटिवेट करती है, तो क्या कौन सा फैक्टर मोटिवेट होता है कि जिसकी वजह से हमें CSR में हमें पैसा लगाना चाहिए, तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स अवॉइडेंस मिलता है, ऐसा तो कुछ बेनिफिट नहीं होता है। एनहांसमेंट ऑफ ब्रांड रेपुटेशन, यस ये होता है कि भाई ब्रांड आपकी बहुत बढ़ती है, किसी को पता चले कि भाई अदानी ने यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है तो यस उसकी ब्रांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय सैलरी रिडक्शन, सैलरी रिडक्शन कैसे होगा अगर हम सीएसआर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये भी हो सकता है कि अगर आपकी ब्रांड रेपुटेशन हो रही है तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, पर सबसे जो नियर एंड डियर आंसर बन रहा है वो है एनहांसमेंट ऑफ ब्रांड रेपुटेशन, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 65, द नीड हायरार्की थियरी वाज propounded बाय, ध्यान से समझिए, नीड हायरार्की थियरी अब्राहम मास्लो ने दी है। क्या है नीड हायरार्की थियरी, ये ये उसके 5 स्टेप्स है। साइकोलॉजी, ये इसके सेफ्टी, लव बिलोंगिंग्स, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फिजियोलॉजिकल, ये आपके 4-5 स्टेप्स है। तो इसमें आपकी ये किसके लिए है, जो बेसिक्स नीड है हमारे, फूड वाटर स्लीप, ये सारी हमारी जो बेसिक नीड है वो इसमें इंक्लूड होगी। सेफ्टी, कौन सी सेफ्टी है भाई, हमारे पास
हमारी वर्क सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, ये सारी सेफ्टी के रिलेटेड नीड्स हैं। लव बिलोंगिंग की भाई हमारा फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, सेक्शुअल इंटीमेसी होनी चाहिए, हमारी लव बिलोंगिंग हमारी नीड्स होती है। एस्टीम नीड्स कौन सी होती है? जो सेल्फ एस्टीम की नीड है, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी हमारी एस्टीम नीड्स है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कौन सी होती है? कि भाई एक टाइम के बाद आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम बियॉन्ड लेवल के हो जाते हो, यानी आप एकदम मॉरल हो जाते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है आप में, आप फैक्ट्स को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ये कौन से लोग होते हैं? जो अदानी अंबानी जैसे लोग होते हैं, वो इनमें आते हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे आते हैं। आपकी बेसिक नीड्स है, आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो आपकी हाई नीड होती है, वो इस तरह से सेटिस्फाई होती है। तो ये वाला जो नीड हायरार्की का जो ट्रायंगल टेबल था, वो किसने दिया था? मास्लो ने दिया था। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी वाज propounded by अब्राहम मास्लो। नाउ मूव टू 66। डिपॉजिट्स अंडर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट स्कीम। जो फॉरेन नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो फॉरेन करेंसी स्कीम है, कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ। जो नॉन रेसिडेंट है, जो फॉरेन करेंसी का जो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो कितना कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए उनका डिपॉजिट पड़ा रह सकता है? तो उनका डिपॉजिट कम से कम 1 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल तक पड़ा रह सकता है। मिनिमम ईयर 1 ईयर और मैक्सिमम इसकी ईयर है 5 ईयर। ठीक है, तो ये फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट स्कीम आरबीआई ने कितने के लिए अलाउ किए? मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर। मूव टू 67। अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर, चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर without taxes is increasing firm value, has no effect on firm value, reduce weighted average cost of capital या increases cost of equity। एमएम अप्रोच है वो कैपिटल बजटिंग का अप्रोच है कि आप किस तरह से अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे। तो ये एक इररिलेवेंट अप्रोच है। जनरली रिलेवेंट अप्रोच होते हैं और कुछ इररिलेवेंट अप्रोच होते हैं। तो रिलेवेंट अप्रोच और इररिलेवेंट अप्रोच में तो एमएम अप्रोच इररिलेवेंट अप्रोच है, यानी वो कहता है कि भाई कंपनी का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे फर्म वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, the value of firm is unaffected by capital structure। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी हो, डेट हो, इक्विटी हो या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उसकी कंपनी की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा एमएम बोलता है। एमएम किस तरह से बोलता है कि जैसे कि देख, वैल्यू ऑफ उसकी फर्म 100 लाख है और डेट 40 लाख है। ठीक है, तो इसकी वजह से लीवर्ड फर्म जो उसकी फर्म है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है कि भाई फर्म में भाई आपने 100 लाख उसकी फर्म की वैल्यू है, तो उससे कोई इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, कोई डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। ये विदाउट टैक्स ऐसा बोलता है। विद टैक्स क्या बोलता है? जैसे भाई वैल्यू ऑफ द फर्म 100 है, यानी 100 में से 40 यानी 60 लाख है। वैल्यू ऑफ फर्म 100 है, डेट 40 लाख है, तो हम 40 लाख पे 30% टैक्स हम पे करेंगे, क्योंकि डेट पे तो हमको टैक्स पे करना है होता है। इधर हमें डेट पे टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि विदाउट टैक्स अप्लाई है। तो 12 लाख हम टैक्स पे कर देंगे, तो 100 प्लस 12 112, ये हमारी ये हमारी लिवर फर्म की जो पूरी वैल्यू है वो है। ड्यू टू टैक्सेस द फर्म्स वैल्यू इंक्रीजेस बाय 12 लाख। कितनी इंक्रीज हुई? 12 लाख। पहले 112 लाख रुपए, 112 लाख रुपए अभी है, और पहले सिर्फ और सिर्फ 100 लाख रुपीज थी, क्योंकि वो ऐसा कहता था कि डेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो जनरली एमएम अप्रोच का आप इतना ध्यान रखिए कि एमएम अप्रोच इररिलेवेंट थियरी है, और वो कहता है कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी फर्म वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये इधर आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैज नो इफेक्ट ऑन अ फर्म वैल्यू, ऐसा एमएम अप्रोच बोलता है। मूव टू 68। When a seller sets the initial price of a new product at a higher level, we call this strategy as। सबसे पहले इनिशियली आप एकदम हाई रखते हैं प्राइस, फिर धीरे 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 उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। ऐसा कौन करता है? जनरली आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, एप्पल जो अपना आईफोन निकालता है वो सबसे पहले बहुत हाई प्राइस सेट करता है, फिर धीरे धीरे उसी मॉडल की प्राइस लो होती जाती है। तो ये ऐसी प्राइस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी। क्यों?
क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, कंपनी एंट्री करती है, ये एंट्री लेवल होता है। कंपनी क्या चाहती है कि भाई आप एंट्री लेवल पे जो आपकी प्राइस हो रही है, जो सेट हो रही है, तो वो कस्टमर को एकदम सेटिस्फाई, कस्टमर को एकदम बांधना चाहते हैं। ये कोई आपकी बेसिक्स नीड के लिए नहीं होता है, ये आपकी जो एडवांस लेवल की चीज होती है, आप लोग कहते हैं ना मेरी रेपुटेशनल नीड होती है, उसके लिए ये वाली चीज अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसेस। और एक और प्राइसिंग होती है पेनेट्रेशन प्राइसिंग, सॉरी पेनेट्रेशन प्राइसिंग होती है। उसमें क्या होता है, जो कंपनी अपनी जो इनिशियल प्राइस होती है वो लो रखती है। जैसे इसमें अपनी इनिशियल प्राइस हाई होती है स्कीमिंग में, लेकिन पेनेट्रेशन में इनिशियल प्राइस हमारी लो होती है। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा, एक पेनेट्रेशन प्राइसिंग होती है, स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। तो इनिशियल प्राइस हाई होती है, वो कौन सा ऑप्शन है, स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग आपको पता है कि भाई एक एडिशनल यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग यानी भाई कंपटीटर के जैसी प्राइस है उस हिसाब से आपकी प्राइस रहेगी, आप कुछ प्राइस में चेंज नहीं कर सकते वरना आपके कस्टमर्स चले जाएंगे आपके पास से। मार्कअप प्राइजेस यानी अगर 100 रुपए की अमाउंट है, उसमें आपने 12 रुपीज प्रॉफिट जोड़ के ही कुछ अमाउंट बना दी है, उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। तो ये फिक्स्ड परसेंटेज कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो जो हाई प्राइस ऐड करता है वो है स्कीमिंग प्राइसेस। मूव टू 69, द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर कौन है, वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, 70, people and material should be the right place at the right time। भाई मटेरियल पीपल सब अपनी अपनी जगह पे एकदम सही जगह पे सही टाइम पे सही प्लेस पे होने चाहिए, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर। अब आप यूनिटी ऑफ कमांड को समझते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड किसको बोलते हैं, each employee should receive orders from only one superior। भाई सिर्फ एक ही सुपीरियर, उसको सारे जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्डर मानेंगे, तो वो है होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल मटेरियल राइट प्लेस राइट टाइम, उसको ऑर्डर बोलते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि भाई सारे एक ही डायरेक्शन पे काम करेंगे, यानी ये जो मेरा डिसीजन डायरेक्शन है कि मुझे सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके ऊपर कौन फोकस करेगा, सिर्फ एक ही हमारा डायरेक्शन होगा, तो वो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो सिर्फ वन प्लान फॉलो करता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो आप जानते हैं, जो रिस्पेक्ट होती है, जो रूल्स होते हैं, जो प्रॉपर कंडक्ट होते हैं, उसको डिसिप्लिन बोला जाता है। तो हियर जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, उसको बोलते हैं ऑर्डर। मूव टू 71, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर केम इनटू फोर्स। ये याद रखिएगा, कैवियट एम्प्टर ये सेल्स गुड सेल्स, अगर आप गुड एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इस जो 1930 में हुआ था उसमें ये बोला गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर। ये क्या बोलता है, मेक द बायर अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बायर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, बायर को ये पता होनी चाहिए कि कौन सा उसको प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सही है, अगर उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है तो क्या अनजस्टिस हो रहा है, ये सब बायर्स को अपनी आंखें चौकन्ना रखनी पड़ेगी। ये कौन बोलता है, मेक द बायर अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी सिर्फ इतनी डेफिनेशन, आपको ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी क्योंकि ये भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर क्या बोलता है, तो मेक द बायर अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 72, आपको कुछ सेगमेंटेशन देख रखे हैं और उसके बेसिस क्या है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब ध्यान ध्यान से समझिए, आप जियोग्राफिकल जो आपके नेशनल लेवल के जो आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन, उस पे जो सेगमेंटेशन हो रहा है वो कौन सा, तो जियोग्राफिक कंडीशन है आपके नेशन, रीजन, स्टेट, सिटीज, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, ये सारे जियोग्राफिक है। जियोग्राफिक का आप मैच कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है, ए में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप एलिमिनेट करो। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक क्या होता है, जो पर्सन के खुद के होते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, ये डेमोग्राफिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का हम आंसर सी में करेंगे, तो डी भी चला गया। इस तरह से आपको मैच आइटम्स फॉलो करने हैं। नंबर 3, साइकोग्राफिक, आपका जो साइकोलॉजी लेवल है तो वो क्या है, सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, ये आपके साइकोग्राफिक है, यानी थर्ड का बी,
थर्ड का भी तो ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा और बिहेवियर क्या होता है आपका, लॉयल्टी स्टेटस, अकेजन, बेनिफिट, यूजर स्टेटस, ये हमारा बिहेवियरल सिम्टम्स होता है। हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। तो हियर इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। मूव टू 73। कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव इज रिगार्डेड एज इनकम but exempt amount is dash per annum for the assessment year 2025 to 26। नॉन रिलेटिव है भाई, हमारा कोई रिलेटिव बंदा नहीं है और उसने हमें कुछ कैश गिफ्ट दिया है, तो कितने अमाउंट तक वो एग्जेम्प्ट रहेगा, तो वो 50,000 अमाउंट तक वो एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे कि हाँ, किसी ने मुझे, कोई मेरा रिलेटिव है, उसने मुझे 1,00,000 रुपीज दिए हैं, तो 50,000 तक, यानी 50,000 तक कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो रिमाइनिंग 50,000 है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम कितनी अमाउंट है, 50,000 रुपीज, जो नॉन रिलेटिव ने अगर आपको कैश गिफ्ट दिया है उसके लिए। ठीक है, मूव टू 74। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग अदर थिंग एज कांस्टेंट। किसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिक्रीज होता है, तो ध्यान से समझिए। अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके, जो हमारी कंपनी में जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है, जैसे डेट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इन सब का जो एवरेज निकालते हैं वो WACC होता है। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें आप ये चीज ध्यान से समझिए, डेट जनरली चीपर रहता है। क्यों चीपर रहता है, क्योंकि डेट में हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए डेट को हम कंपैरेटिवली इक्विटी उसको चीपर मानते हैं। चीपर, जैसे जितना चीपर डेट है तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी कम जाएगी, हमारी कॉस्ट कम बनेगी। और जितना हायर, अगर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर है, क्यों, क्योंकि वो ओनर्स इक्विटी है, उसमें कुछ टैक्स भी एक मिलता नहीं है और वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। अगर हमारा टैक्स भी हमने कम कर दिया तो हमारा हायर वर्क वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। क्यों, बिकॉज द टैक्स शीट ऑन दैट डिक्रीज, डेट की वजह से हमारा टैक्स रेट कम हो रहा है। हायर मार्केट रिस्क प्रीमियम कब होता है, जब हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है और हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। समझिए, अगर डेट कम है तो वेटेड एवरेज भी कम होगी। अगर आपका इक्विटी ज्यादा है, इक्विटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपकी WACC भी ज्यादा होगी। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या पूछा आप समझिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड डिक्रीज, तो डिक्रीज कब आएगी, जब हमारे डेट रेशियो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बढ़ेगी। इंक्रीज इन डेट रेशियो व्हेन कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यस, जब आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कम है तब हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो हो रही है। रिडक्शन इन टैक्स रेट, ये तो जैसे डेट है तो उसमें आ रहा है, तो ये इसका कुछ इसके डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इंक्रीज इन मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन डेट रेशियो when cost of debt is less than the cost of equity। तो ये हमारा आंसर बनेगा। Move to 75। The residual in a regression model is defined as, जो residual है, residual किसको बोलते हैं, represent the error term for each observation। It is the difference between the actual observed value of the dependent variable and the value predicted by the regression model। जो हमने ऑब्जर्व की थी और जो हमने प्रिडिक्ट की थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल इन रिग्रेशन मॉडल। तो ये कौन सा आंसर बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिकेट वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम रिग्रेशन मॉडल कब यूज करते हैं, कॉज और इफेक्ट जानने के लिए, भाई इसका कॉज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, ये जानने के लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं रिग्रेशन मॉडल है। तो ये मॉडल कब यूज होता है, जब आपको कॉज इफेक्ट जानना होता है, लेकिन आपको जो रेसिडुअल वैल्यू है वो अगर आपकी ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिकेट वैल्यू का जो डिफरेंस है उससे आपका रेसिडुअल वैल्यू आपको मिलेगी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। डिबेंचर इज कॉल्ड अ डैश सिक्योरिटी। डिबेंचर को कौन सी सिक्योरिटी बोलते हैं, जूनियर, हाइब्रिड, सीनियर के जल्द। तो डिबेंचर को हम सीनियर सिक्योरिटी बोलते हैं। क्यों सीनियर सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि डिबेंचर को प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किया जाता है।
Debenture is a long-term debt instrument. It is called senior security because debenture holders are paid before preference shareholders and equity shareholders if the company is liquidate. अगर कंपनी कभी नुकसान में जा रही है, कंपनी को लिक्विडेट करने का मौका आ भी रहा है, तो सबसे पहले डेट को प्रोवाइड हम पैसे करेंगे, इसीलिए उसको सीनियर सिक्योरिटी भी बोला जाता है। 77 Which of the following is not an element of planning? आपको प्लानिंग करना है तो प्लानिंग आप किस चीजों से करोगे? पॉलिसी से करोगे, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन के प्रोसीजर। तो ध्यान से समझिए, प्लानिंग में पॉलिसी जरूरी है क्योंकि वो जनरल गाइडलाइंस होती है, प्रोग्राम जरूरी है क्योंकि वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, प्रोसीजर जरूरी है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप मेथड बताते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन सब में इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉलिसी में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोग्राम में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन सब में इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही, इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही। तो इसकी वजह से अगर जो आपको बहुत इफेक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि पॉलिसी आप एक पूरी पॉलिसी रेगुलेट करेंगे या पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी वजह से प्लानिंग होता है, लेकिन उसकी वजह से प्लानिंग होता है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन वो इसका एक एलिमेंट, इसका एक पार्ट है, लेकिन नेसेसरी एलिमेंट नहीं है। तो इधर नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, तो इंफॉर्मेशन आएगा। 78 कंसेंट मीन्स आप किसी चीज का कंसेंट करो। आपने कहीं सुना होगा कंसेंट फॉर्म, कहीं नहीं सुना हो तो ध्यान से समझिए क्या होता है कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म ध्यान से मैं आपको याद दिलवाती हूँ। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं और एक सीरियस मैटर है, कुछ ऑपरेशन वगैरह करना होता है, तो डॉक्टर आपको एक कंसेंट फॉर्म देता है। क्या देता है उसमें कि भाई अगर आपके इस बंदे को कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर की अथॉरिटी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका एक कंसेंट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी एक ही चीज के लिए दो बंदे या सारे लोग सेम ही माइंड और सेम ही चीज के लिए सब कन्वीनियंट है या सब कन्विंस है अपनी बात के लिए। यानी अगर कुछ भी हो जाता है तो कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा। ये होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो सेम थिंग और सेम सेंस, इसमें सिर्फ सेम थिंग बोला है, इसमें सिर्फ सेम सेंस है ऑप्शन नंबर बी में। इसमें अग्रिंग ऑन द सेम थिंग सेम सेंस, देखिए अग्री हो रहा है, अग्री नहीं, अग्री भी हो रहा है, लेकिन माइंड्स दोनों के मिलने वो बहुत जरूरी। तो ये बेटर आंसर है इसमें, मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। कंसेंट हम दी, द डॉक्टर परफॉर्म द ऑपरेशन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द पेशेंट्स कंसेंट, हम कंसेंट फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंसेंट का मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू 79। तो लिस्ट दे रखी, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2। अब बेसिक बैलेंस किसको बोलते हैं, ओवरऑल बैलेंस किसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और अकाउंटिंग बैलेंस किसको बोलते हैं, इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन है। अब आपको कुछ पता हो या ना पता, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पता ही होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कंपनी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है, जो उसकी जो बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ रहा है। तो हम 3 को ए से मैच करेंगे, 3 को ए से सिर्फ यही ऑप्शन में, तो इससे बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी आप समझिए जब आपको कोई एक चीज भी आ रही है तो इस तरह से क्वेश्चन सेट होता है कि आपको सब कुछ आपको बन जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपको आ रहा है तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। आगे देखिए, बेसिक बैलेंस को हम मैच करेंगे सी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट का बैलेंस और जो लॉन्ग टर्म का बैलेंस है उन दोनों का प्लस करेंगे तो वो बनेगा बेसिक बैलेंस। बेसिक बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो टुगेदर करते हैं वो ओवरऑल बैलेंस होता है। और अकाउंटिंग बैलेंस कौन सा होता है कि भाई दोनों के पेमेंट ऑलवेज दोनों के बैलेंस इक्वल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस पेमेंट और एक्सपेंसेस दोनों सेम हो जाते हैं, वो इसमें आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आता है। नंबर 18, इन करंट असेट मोस्ट आइडियल असेट। आइडियल असेट किसको बोलते हैं, जो यूजफुल नहीं है या जो अभी हमारे कोई काम की नहीं है उसको आइडियल असेट बोलते हैं। तो ऐसी एसेट कौन सी होती है, देखिए इन्वेंटरी को आप जानते हैं, इन्वेंटरी जो रॉ मटेरियल्स होता है वो यूजफुल होता रहता है, वो सर्कुलेट होता रहता है। भाई आज अगर हमने उसको बेचा है तो उसके पैसे हमको मिलेंगे, अगर नहीं बेचा है तो कल बेच देंगे, 2-5 दिन बाद बेच देंगे, तो इन्वेंटरी के हमको पैसे मिलने ही वाले हैं।
बैंक बैलेंस है तो उसका भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा भाई, जो बैंक में पैसे हैं हमारे उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। डेटर्स है जो हमारे, जो डेटर्स है उस पे भी हम, डेटर्स है जिसकी वजह से हमको जो अमाउंट मिल रही है तो वो भी सर्कुलेट हो रही है। लेकिन जो कैश है, जो मेरे पास कैश पड़ा है, जो मेरे पास घर में पड़ा है, जो मेरी कंपनी में पड़ा है, वो एकदम वेस्ट है। अगर उसको जब तक मैं कहीं यूज नहीं कर रही हूँ तब तक वो एक आइडियल असेट है, क्योंकि कैश सबसे ज्यादा आइडियल असेट है। तो हियर इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैश, क्योंकि जब तक अगर उसको हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो आइडियल ही पड़ी रहेगी। तो इसीलिए मोस्ट आइडियल असेट यानी मोस्ट बेस्ट असेट, यानी जो नवरी बैठी है, हम यूँ कह सकते हैं जो शांति से बैठी है, जो आलसू है, वो कौन सी असेट होती है, वो कैश असेट्स होती है। नाउ मूव टू 81। In monopoly, price is higher and output is smaller than those under perfect competition. देखिए ध्यान से समझिए, मोनोपोली कौन सी होती है जिसमें, सॉरी, मोनोपोली कौन सी होती है जिसमें आपकी सबसे, आप एक ही हो, आपके अलावा कोई नहीं, यानी आप प्राइस एकदम हाई सेट करेंगे, ठीक है, एकदम प्राइस हाई सेट करेंगे। और जो परफेक्ट कंपटीशन होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वेरी, यानी बहुत सारे उसके सेलर्स भी होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्ट कैसे होते हैं, मोनोपोलिस्ट में आपके बायर्स बायर्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन कंपैरेटिवली जो परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं प्राइस हायर है मोनोपोली में, मोनोपोली में प्राइस हायर है क्योंकि मैं एक ही बंदा हूँ, मैं चाहे उतना प्राइस सेट कर सकता हूँ। और आउटपुट कम होता है मोनोपोली, भाई वो एक ही बंदा है तो कितना कितना वो प्रोडक्शन कर सकता है, तो प्रोडक्शन तो कम ही करेगा वो, ठीक है। तो प्राइस उसकी हाई रहती है लेकिन प्रोडक्शन कम रहता है, आउटपुट कम रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, प्राइस लो होती है कंपैरेटिवली लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो क्या बोला आपको, मोनोपोलिस्ट faces a downward sloping average revenue curve. Monopolist faces a perfectly elastic average revenue curve. Average revenue curve is actually demand curve for the monopolist. Yeah, monopolist can decide price and output both at the same time. मोनोपोलिस्ट कभी भी प्राइस और आउटपुट एक सेम टाइम पे नहीं सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के पास कंपटीटर को देखना पड़ता है कि वो किस तरह से वो अपनी प्राइस सेट कर रहे हैं, तो वो दोनों एक टाइम पे सेट नहीं कर सकते, वो प्राइस भी कम कर दे और वो आउटपुट भी बढ़ा दे, दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। तो समझिए एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, ये आप याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन, हाँ, क्योंकि प्राइस लो होती है और आउटपुट हाई होता है। लेकिन इससे ऑपोजिट होता है मोनोपोली में, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है क्योंकि प्राइस हाई होती है और आउटपुट उसमें कम होता है। जैसे कि आप इसे समझिए, परफेक्ट कंपटीशन में 20 रुपए की चीज है और अगर आउटपुट हमने 100 यूनिट का करा है तो कितने हमारे पास अमाउंट बनेगी, 2000 रुपये। लेकिन मोनोपोली में 40 रुपए प्राइस और आउटपुट 50 रुपए, तब भी हमारे पास 2000 रुपये बनेंगे, ठीक है। तो इधर उसने प्राइस ज्यादा रखी है, प्राइस इधर मोनोपोली ने ज्यादा रखे लेकिन आउटपुट उसके पास कम है, और इधर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा है। इस तरह से तो मोनोपोली स्पेसिस के डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि टू सेल मोर आउटपुट इट मस्ट रिड्यूस द प्राइस। हम इन दोनों के बीच में मोनोपोलिस्ट आ रहा है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट इन दोनों के बीच में आएगा तो मोनोपोलिस्ट को क्या करेगा, करना पड़ेगा, उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इससे मोनोपोली से प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे थोड़ी ज्यादा करेगा तो भी उसको दिक्कत है, क्योंकि उसको मार्केट में अपनी कब पोजीशन बनाए रखनी है। तो therefore it restricts output and charges a higher price than under perfect competition. उसको परफेक्ट कंपटीशन से प्राइस थोड़ी ज्यादा चार्ज करनी पड़ेगी और मोनोपोली से थोड़ी कम, क्योंकि यही बेस प्राइस होगी। अगर वो ज्यादा प्राइस था, इससे इससे ज्यादा प्राइस करेगा तो मार्केट में बन ही नहीं पाएगा, और इससे अगर कम प्राइस चार्ज करेगा तो वैसे ही उसकी कंपटीशन में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको इन दोनों के बीच की प्राइस, सपोज उसको 30 रुपीज प्राइस सेट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व, क्योंकि वो अपनी प्राइस कम कर रहा है मोनोपोली के मुकाबले, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो अपनी एवरेज रेवेन्यू कर्व उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। Move to 82. Which scenario justifies sale and lease back as a financing strategy? आपने सेल करी आपकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, मुझे भाई एक मशीनरी नहीं चाहिए,
तो मैंने उसको सेल कर दी। पर मुझे वो मशीनरी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मशीनरी का यूज तो है मेरी कंपनी में, तो मैं क्या करती हूँ, जिस मशीनरी को मैंने जिससे सेल कराई है उससे ही मैं बाद में उस मशीन को रेंट पे ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ए बंदा है, मैंने अपनी मशीन सेल करी बी को, तो बी ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, बी ने मुझे कैश दिया, पर मुझे सॉरी, पर मुझे पर मुझे मशीनरी की तो जरूरत है, तो मैं बी को बोलूंगी भाई तू ये मशीनरी ते ओनरशिप तेरी रहेगी, पर मुझे इसको लीज पर दे दे, यानी मुझे इसको रेंट पर दे दे, कि जब तक 3 साल 4 साल 5 साल जब तक ये मशीनरी मैं रखना चाहूँ तब तक मैं रखती हूँ, और मैं तुझे हर महीने उस पर कुछ रेंट दे दूंगी। तो उसे बोलते हैं सेल एंड लीज बैक एज फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी। इसका असेट हैज अ लो रेसिडुअल वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता, असेट की वैल्यू वही होती है, कुछ कम ज्यादा नहीं होती। कंपनी वांट्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी, यस, कंपनी को लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होती है कि हाँ भाई आप पैसे दे रहे हो, आप आपकी मशीनरी दे रहे हो, तो उससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ रही है। असेट इज हाईली डेप्रिशिएटेड, असेट की वैल्यू एकदम कम है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि डेप्रिशिएटेड हो रही है, ऐसा भी नहीं होता है। कंपनी वांट्स लिक्विडिटी एंड द यूज ऑफ एन असेट एट द सेम टाइम। देखिए मुझे ये ऑप्शन एकदम बेस्ट लग रहा है कि कंपनी असेट को भी यूज करना चाहती है, लिक्विडिटी दोनों चीज चाह रही है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। लेकिन जब आंसर की में हम मैच करने जाते हैं तो ये ऑप्शन सही आ रहा है कि कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स लिक्विडिटी, हर कंपनी लिक्विडिटी के साथ साथ अगर वो एसेट भी तो यूज कर रहा है, तो ये बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से, और मैं जितना जानती हूँ उस हिसाब से। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मैच करेंगे, और मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन आंसर की में ये दिया। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 83। Cluster sampling is within and dash cluster sampling is dash within and dash between the cluster। अब cluster sampling क्या है, देखिए आप समझिए cluster sampling किसको बोलते हैं। जैसे कि ये स्कूल है, 5 स्कूल मैंने ली है, एक अहमदाबाद से, एक बड़ौदा से, एक चेन्नई से, एक मद्रास से और एक गोवा, इस तरह से मैंने 5 स्कूल लिए, और इसमें से मैं 5 स्टूडेंट इस स्कूल में से ले रही हूँ, 5 स्टूडेंट इस स्कूल में से, 5 इसमें से और 5 इसमें से, इस तरह से मैं पांचों स्कूल के स्टूडेंट्स ले रही हूँ, यानी 25 मैंने सैंपल सिलेक्ट करे। तो अब क्या होगा, क्लस्टर इसको बोलते हैं क्लस्टर, यानी अब हम एक क्लस्टर उठाएंगे। क्लस्टर सैंपलिंग इज विदिन, कैसे, दोनों विदिन, अंदर अंदर कैसे लोग होंगे भाई, ये जो अंदर है ये लोग कैसे होंगे कि भाई अंदर सारे लोग कैसे हेटेरोजेनस होंगे, क्यों, सबके सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग अलग होंगे, जो अंदर जो बंदे होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए वो सेम है, होमोजीनियस है, क्योंकि सारे स्कूल के ही बंदे हैं। ठीक है, तो बिटवीन वो लोग होमोजीनियस है क्योंकि सारे सिर्फ स्कूल के ही बंदे हैं, लेकिन अंदर अंदर विद इन वो लोग हिट्रोजेनस होंगे, क्योंकि इसमें से जो अंदर अंदर जो बंदे हैं वो सब अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो हिट्रोजेनस के बिटवीन विद इन वो हिट्रोजेनस होंगे और बिटवीन वो होमोजेनियस होंगे। इधर मैंने देखिए एग्जांपल दे दिया है, अ कंपनी इज ऑफिसेस इन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता, ईच ऑफिसर इज अ क्लस्टर, ये सारी जो ऑफिस है क्लस्टर है। The researcher randomly selects the Ahmedabad and Chennai offices and service all employee in those offices। सिर्फ हमने एक इसमें क्या करा है, सिर्फ 2 ही ऑफिस को सिलेक्ट किया है, तो बिटवीन वो कैसी होगी, होमोजीनियस होगी, लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज है वो हेटेरोजेनियस होंगे। इस तरह से आप क्लस्टर सैंपलिंग में बिटवीन होमोजीनियस होता है और विद इन हेटेरोजेनियस होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सिबिल, सिबिल डिनोट्स क्या बोलते हैं, सिबिल का फुल फॉर्म, सिबिल स्कोर हम कब जानते हैं, आपको याद होगा सिबिल स्कोर, कहीं आपने पढ़ा होगा, कहीं आपके कान में आया होगा, तो सिबिल स्कोर कब, जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर जाना जाता है कि सिबिल स्कोर कितना है, जितना आपका सिबिल स्कोर अच्छा है उतनी आपको अच्छी लोन प्रोवाइड होगी या जल्दी प्रोवाइड होती है। तो सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो सिबिल डिनोट्स करता है। 85, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में 4 P को जाना जाता है, कौन से 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 चीज मार्केट में जानी जाती है, मार्केटिंग मिक्स की वजह से आप बहुत फेमस है। प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी आप प्राइस क्या सिलेक्ट करो, वो कौन से प्लेस पे आप उसको उसको मार्केट करने वाले, सेल करने वाले, वो
प्लेस के पे आप किस तरह से प्रमोशन की स्ट्रेटेजी लगाने वाले हो, ये चारों चीज कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 86, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, इनकम टैक्स कौन इम्पोज करता है? तो इनकम टैक्स इम्पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका भी आंसर जो आंसर की मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, तो लेकिन ये आंसर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो इनकम टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकम टैक्स इम्पोज करती है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। The concept of factor abundance was developed by Heckscher और ओहलिन ने फैक्टर अबंडेंस डेवलप किया था। जो कंसेप्ट है, क्या बोलता है ओहलिन, हेक्सचर एंड ओहलिन, वो कहते हैं कि countries exports goods that use their abundant factors of production intensively and import goods that use their scarce factor। हम वो चीज जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है, फैक्टर अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा बोलते हैं, एकदम बहुत बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और जो स्कार्स है, जो हमारे पास फैक्टर्स नहीं है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। ये बोलता है हेक्सचर और ओहलिन थियरी। इसको फैक्टर प्रपोर्शन थियरी भी बोलते हैं, फैक्टर अबंडेंस थियरी भी बोलते हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। 88, द पोर्टफोलियो हैज टू असेट्स, दो असेट्स है, असेट नंबर ए, असेट नंबर एम और असेट नंबर एम। उसका रिटर्न है 10%, उसकी असेट कितनी है 40% असेट ए एम है और 60% असेट एन है। उसका जो रिटर्न है 10%, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15% और इधर रिटर्न 12% और स्टैंडर्ड डेविएशन 20%, उनका कोरिलेशन 1 है। तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। मैं इधर आपको बता देती हूँ, ये फॉर्मूला है, देखिए। असेट जो एम है उसका स्क्वायर करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो एम है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। और इधर जो असेट जो एन है उसको और स्टैंडर्ड डेविएशन एन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है। उसके बाद 2, क्या जो असेट एम है वो असेट एन, स्टैंडर्ड डेविएशन एम, स्टैंडर्ड डेविएशन एन, और उसको आर जो कोरिलेशन है, इन सबको मल्टीप्लीकेशन करना है। ये सारी चीजों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उन सब का जो आप अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो असेट एम का देखिए, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ये 40% है, ये 0.40% है, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और इधर कौन सा है 0.60 और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15%, तो 0.15%, इसका स्क्वायर लेंगे और इन तो इसको प्लस करेंगे। इधर हम दूसरा कौन सा है 0.60%, इसको स्क्वायर लेंगे और इधर उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.20%, इसको मल्टीप्लीकेशन, इसको स्क्वायर करेंगे। और इधर हम +2 करके हम किसको करेंगे, इन दोनों को पहले 0.40 0.60 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.40 0.60, और एक और मल्टीप्लीकेशन 0.15 और 0.20 को भी ले लेंगे हम, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन को, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, उनका कोरिलेशन, और इन सब का हम अंडर रूट कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा और आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, आप समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 और इधर इसको, सर इधर आपको 2 लेके, और इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो 0.18 आएगा, यानी आपका 18% आंसर बनेगा। अगेन ये वाला क्वेश्चन किस तरह से, कि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा, इन दोनों का आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको प्लस करना है, इस तरह से आप आंसर सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा, जी सेट में तो इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन जो कुछ आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो फॉर्मूला उसके बेस पे आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला कुछ आपने रट लिए हैं तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 89। Which one of the following is allowing customers to transfer funds from their accounts to retail establishments? यानी आपके अकाउंट में से रिटेल स्टोर में आप दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ परचेज किया है कोई मोबाइल की शॉप में से, तो मैं मेरे अकाउंट में से उस मोबाइल की शॉप में पैसे दे रही हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल। समझते हैं सबको। CBS, CBS क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जो कंपनी का जो सेंट्रलाइज बैंकिंग जो ऑपरेशन है उसको CBS बोलते हैं। DBS, DBS डेटाबेस सिस्टम होता है, यानी जो कंपनी की सिस्टम होती है, जो कंपनी का बैंक नेम, ये सब DBS में आता है। IBS यानी इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज
जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं वो IBS में आते हैं, लेकिन POS पॉइंट ऑफ सेल होता है जो अलो कस्टमर्स टू पे रिटेलर्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। कस्टमर जो रिटेलर को खुद के बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली प्रोवाइड करता है पैसे, उसे POS बोलते हैं। Move to question number 90. Balance in current account is classified as current account का जो बैलेंस है, जो हमारी करंट असेट्स जो डेली के यूज में आपको यूज होती है, जो मिनिमम जो एक 1 ईयर से कम कम के लिए जो यूज होते हैं उसको करंट अकाउंट, वो असेट्स को करंट अकाउंट में दिया जाता है। तो ऐसी असेट को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के फ्लेक्सी डिपॉजिट। देखिए उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि करंट अकाउंट की जो भी असेट्स है वो सारी जो भी अमाउंट है वो डिमांड के तौर पे आप उसको चाहे तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम 1 साल से कम साल के लिए होती है, वो सारी करंट अकाउंट में जाती है। तो आपको जब भी आप उसको डिमांड करते हो तो वो आपको मिल सकती है, जैसे कि कैश है, बैंक है, ये सब चीजें आपको तरह की तरह जब भी आपने डिमांड करी तब आपको मिल जाती है। हाइब्रिड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का जो जो मिक्सचर होता है उसको हाइब्रिड डिपॉजिट बोलते हैं, तो वो करंट अकाउंट के बैलेंस में नहीं आता है। टर्म डिपॉजिट यानी जो फिक्स मैच्योरिटी के लिए होती है, भाई ये तो मैंने फिक्स 1 साल है तो 1 साल से पहले मैं आपको उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, तो वो टर्म डिपॉजिट तो नहीं होगा। फ्लेक्सी डिपॉजिट में सेविंग्स और करंट अकाउंट को फिक्स असेट से आप मैच कर देते हो, फ्लेक्सी डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो आप जब डिमांड करते हो तब आपको मिलती है, तो इसीलिए बैलेंस इन करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में क्लासिफाई होता है। 91. द प्रिंसिपल एस्पिरिट डे क्रॉप्स, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? तो ये प्रिंसिपल हेनरी पैयोल ने दिया था। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बोलता है जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उसके बीच में हार्मनी, यूनिटी, स्पिरिट ये सब बना रहे, ताकि वो कंपनी की इफिशियंसी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब तक जो एम्प्लॉय है कंपनी के वो अच्छे से नहीं रहेंगे, उन सबके बीच में यूनाइटी नहीं होगी, तब तक वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा फोकस किया था हेनरी पैयोल ने। 92. पेनिट्रेशन प्राइसिंग, देखिए आगे ही मैंने बात करी थी, एक स्कीमिंग प्राइसिंग होता है और एक स्कीमिंग प्राइसिंग होता है और एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन स्कीमिंग प्राइसिंग में इनिशियल प्राइस हाई रखते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन प्राइसिंग में इनिशियल प्राइस लो रखते हैं। लो प्राइस एंड इंट्रोडक्शन स्टेज, देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही पेपर में दोनों के क्वेश्चन आ गए, स्कीमिंग के भी और पेनिट्रेशन प्राइसिंग के भी। 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, ये नॉट है ना, ये नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ वैलिड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि भाई आपको एक रिटर्न और साइन डॉक्यूमेंट होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर मनी प्रोवाइड करेगा ऑन डिमांड पे ऑन स्पेसिफाइड डेट, इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 500 रुपए दूंगी इस डेट पे और इसी बंदे को, ये मैंने एक लिखकर नोट बना दिया, तो उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। इसके कौन से एसेंशियल फीचर नहीं है? तो देखिए इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, भाई मैंने बनाया तो मैं मेरी साइन करूंगी, दिस इज मेड बाय द कोमल। इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय अफिक्सिंग स्टैम्प्स ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। देखिए भाई मैंने 500 रुपए के प्रोमिसरी नोट बनाया है, तो प्रोमिसरी नोट पे आपको स्टैंप लगाना पड़ता है इतनी वैल्यू का, तो ये बोलते हैं यस ये जरूरी है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, यस भाई प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होती है, भाई हमें लिख के देना होता है पूरा हम नोट। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, भाई उसको कोई लॉ में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये 4th नंबर के इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये कोई एक एसेंशियल फीचर नहीं है। Move to 94. The standard deduction from gross salary is restricted to for the assessment year 2025 to 26 provided tax under new regime। देखिए न्यू रिजाइन में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है वो 75,000 है। पहले ये 50,000 मिलता था, लेकिन अब 75,000 मिलता है। क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? भाई आपकी कुछ इनकम है 5 लाख रुपए, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या इस तरह से जो एम्प्लॉय उनको 75 तक का डिडक्शन दिया जाता है, कि जो रिमेनिंग आपकी 4,25,000 अमाउंट है इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन 75,000 पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा।
तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट 75,000 है, पहले ये 50,000 थी, अब इसकी अमाउंट बढ़ा दी गई है 75,000। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 95. Mr. Krishna traced a missing person and was awarded a sum of rupees 1 lakh, but there was no agreement. Such sum is treated as, देखिए भाई, एक कोई अग्रीमेंट नहीं था और कृष्णा ने क्या करा, मिस्टर कृष्णा ने एक जो अननोन आदमी था उस पे भाई बोला अगर आप इस पर्सन को अगर आप पकड़ लोगे या आप उसको ढूंढ कर ले आओगे तो आपको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो 1 लाख रुपए जो आपको इनाम मिल रहा है इस पे कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ये कॉर्जल इनकम है, फुल्ली टैक्सेबल है। कॉर्जल इनकम है और अप टू 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट है या फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं है। कॉर्जल इनकम है और टैक्सेबल अप टू 5 लाख है। तो क्या आंसर सही बनेगा, तो ये है कॉर्जल इनकम है, फुल्ली टैक्सेबल है। अब कॉर्जल इनकम किसको बोलते हैं, कैजुअल इनकम उसको बोलते हैं कि वो बाई चांस आपको मिल रही है, अनएक्सपेक्टेडली मिल रही है। आपने कोई प्लानिंग किया और उसकी वजह से आपको वो इनकम मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अनएक्सपेक्टेडली मिल रही है उसको कॉर्जल इनकम बोलते हैं। तो कॉर्जल इनकम हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होती है और वो आपको कोई अग्रीमेंट बिना, यानी कोई बिना प्लानिंग के या कोई आपके प्रोफेशनल सैलरी से आपको वो इनकम नहीं हो रही है, इसीलिए ऐसी इनकम को बोलते हैं कैजुअल इनकम और वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। 96. The Government of India passed Information Technology Act 2000। जो IT Act 2000 है वो पास किया है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के। IT Act 2000 में ऐसा भी आपको पूछा जाता है कि IT Act कौन से ईयर में है, तो वो 2000 ईयर में आया है। तो क्या है, लीगल सैंक्शन टू ऑल ट्रांजेक्शन फॉर ई कॉमर्स, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उस पे आपको लीगली, वो लीगली वैलिड है और उस पे लीगली एक्शन लिया जाएगा, ये बोला गया है। तो यस, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, भाई जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी बिल्स है सब कुछ गवर्नमेंट से प्रूफ होंगे। तो यस, टू अमेंड इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको हमेशा एक एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। तो ये सब चीज भी आईटी एक्ट फॉलो करती है। टू पनिश साइबर क्राइम्स, अगर कोई साइबर फ्रॉड कर रहा है, कुछ ऑनलाइन अगर आपको फ्रॉड हो रहा है तो उसको पनिशमेंट देगा, तो ये भी आईटी एक्ट 2000 का हिस्सा है। तो ये सब आईटी एक्ट 2000 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हियर इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि 1 2 3 4 सभी इन आईटी एक्ट 2000 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। मूव टू 97. Which of the following character is not comes under the trait theory? Trait theory में नहीं आता है। Trait theory किसको बोलते हैं, जैसे वो ऐसे बोलते हैं कि जो लीडर की जो क्वालिटीज है जो इनबॉर्न होती है, जो आप बाय बॉर्न कुछ क्वालिटीज हो रही है तो वो ट्रेट थियरी में आती है। जैसे कि आपकी, जैसे मेरा बिहेवियर है, मैं बोल रही हूँ या मेरी जो स्पीच है वो बाय बॉर्न है, मुझे कुछ अभी एकदम एकदम इंस्टेंट कुछ नहीं आया है, तो ये सब चीजें ट्रेट थियरी में आती है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर्स, आपके फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फैक्टर्स है वो। इंटेलिजेंस, यस इट इज ऑल्सो बाय बॉर्न। सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई कॉन्फिडेंस है वो भी बाय बॉर्न होता है, भाई अचानक से नहीं आता है। और डिपेंडेंस, ये ट्रेड थियरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके फिजिकल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब ट्रेड थियरी के हिस्से हैं। यानी लीडर्स आर बॉर्न विद सर्टेन पर्सन क्वालिटीज, क्वालिटीज को आप ट्रेट बोलते हैं, इसलिए इसको ट्रेड थियरी बोला जाता है। 98. एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये कैपिटल के जो बर्स्टिंग के जो टेक्निक है जो है उसमें आप समझते हैं कौन से किस तरह से यूज होते हैं। तो देखिए मैंने इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, पेबैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड होती है। अगर आपके प्रेजेंट में जो कैश फ्लो आया है और उसमें से जो कैश आउटफ्लो हुआ है, जो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस है उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। आईआरआर, जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कब जीरो हो रही है तो वो जो रेट हो रहा है उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। पेबैक पीरियड, अगर आपको जो अमाउंट है आपकी जो 50,000 अगर आपकी असेट की अमाउंट है तो वो कितने साल में रिकवर हो रही है, तो वो जो रिकवरी मेथड होती है उसको बोलते हैं पेबैक पीरियड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो का माइनस एनपीवी होता है, लेकिन जो डिवीजन होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस को डिवाइड कर देंगे हम आउटफ्लो से।
तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो का डिवीजन है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आएगा। तो हम इसको मैच करते हैं। जो एनपीवी हमने अभी देखा, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज में से कॉस्ट आप माइनस करते हो, इनफ्लो में से आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी कॉस्ट, ये माइनस करेंगे तो आपको बनेगा एनपीवी। आईआरआर आपको पता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, वो आपकी आईआरआर बनेगी। आपको कितना रिकवरी मेथड है वो पेबैक पीरियड में आएगा, 3 का ए आंसर आएगा। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी आपकी वैल्यू क्रिएटेड पर ₹1 इन्वेस्टेड, आपने ₹1 इन्वेस्ट करा है, उससे आपकी कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेजर करता है। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताए हैं, इसमें फॉर्मूलाज दे रखे हैं, वो भी आपके क्वेश्चन में बनते हैं। और कब एनपीवी 0 होता है तो आईआरआर पे 0 होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 99। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनेक्टेड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सी, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1964। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि 1964 कोई भी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, यानी इस क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। तो सबको इसको फुल मार्क्स मिले थे, सबको 2 मार्क्स, अगर जिसने भी अटेम्प्ट किया था उसको 2 मार्क्स इसके मिले थे। तो ये वाला क्वेश्चन में आंसर आएगा, इसका जो डेवलपमेंट ईयर है वो 1964 है। नाउ हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। फिनांस कॉस्ट मैच करना है। फिनांस कॉस्ट क्या है, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, नॉन फिनांस असेट्स। अब आप टेंजिबल असेट्स जो आप टच कर सकते हैं, ऐसी असेट्स कौन सी है, बिल्डिंग, बिल्डिंग टेंजिबल असेट्स है। तो 2 का सी से मैच किस में हो रहा है, बी में भी नहीं हो रहा है और सी में भी नहीं हो रहा है, ए में और डी में हो रहा है, ठीक है। इनटेंजिबल असेट जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसी असेट तो कॉपीराइट्स है। तो 3 का बी से मैच कौन सा हो रहा है, ये रहा 3 का बी से मैच, तो डी को भी आप कट इट आउट कर दो। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा, ठीक है। फिनांस कॉस्ट कौन सी होती है, डेप्रिसिएशन फिनांस कॉस्ट। फिनांस कॉस्ट आपकी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट होती है, आपको जो फिनांस से मिलता है वो कॉस्ट फिनांस कॉस्ट होती है। और नॉन फिनांस कॉस्ट भाई डेप्रिसिएशन आपकी फिनेंशियली नहीं है, आपकी जो असेट की अमाउंट में से हर साल कुछ न कुछ रिडक्शन होता जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन है, यानी वो फिनांस की कॉस्ट नहीं, आपको कैश में कुछ चीज अवेलेबल नहीं हो रही है तो उसको नॉन फिनांस कॉस्ट बोलते हैं और वो बनती है आपकी डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2025, जो नवंबर शिफ्ट का हमने जो पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है, पूरे 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो आप प्लीज जरूर से बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। प्लीज पार्ट 1 भी देखिएगा और पार्ट 2 भी देखिएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आपको लग रहा होगा कि भाई अभी तो थोड़ा टाइम है जीसेट की एग्जाम आने में, कि भाई 4 महीने तो कम से कम है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एग्जाम्स आते हैं तब वो बहुत स्पीडीली आते हैं, आपको प्रिपेयर करने का भी मौका नहीं मिलता। अभी बहुत अच्छा टाइम है, 4 महीने से टू गुड टाइम फॉर यू। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप 6 महीने भी दिल से दे दोगे तो आप बहुत आसानी से वो एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगी नहीं, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगी किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने ही एग्जाम क्वालिफाई किया था, तब पहली जो एग्जाम में मैंने यही गलती की थी कि मैंने सारे कंसेप्ट पढ़े थे पर मैंने उसको अप्लाई करना नहीं सीखा था। लेकिन जब मैंने अप्लाई करना सीखा तो मैंने, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मेरा ये पेपर क्वालिफाई हुआ था, तब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, मैंने समझे थे। मैंने करीब ना करीब 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, उनको उनको किताब में लिखा था और उसमें जो जो भी चीज़ें मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ तो मैंने मिस्टेक बुक बनाई थी। तो वो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत बन रहे हैं, क्यों गलत पढ़ रहे हैं, अगर गलत पढ़ रहे हैं तो मैं वापस उसका कंसेप्ट सीखती थी कि इस वजह से वो मेरा गलत बन रहा है। तो जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं बनेंगे, आप ये एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज थोड़ा डेडिकेट हो जाइए, थोड़ा अपने आप से मन लगाकर पढ़िए। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन के लिए फिर मुझे ये आंसर होना चाहिए, मुझे कहीं नेट पे नहीं जाना पड़ेगा। मैंने अपनी किताबों से बेस्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई कंसेप्ट आपको कुछ और डिटेल में समझना है तो प्लीज टेक्स्ट में, प्लीज कमेंट में, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी और डिटेल में समझा दूंगी।
ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट कुछ अच्छे से पीवाईक्यूज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।